तुम खुशनसीब हो जो मैं तुमको चाहता हूँ। तुम खुशनसीब हो जो मैं तुमको चाहता हूँ, वरना मैं वो सख्त हूँ, वरना मैं वो सख्त हूँ जो मेरे ख्वाबों में लोग इजाजत लेकर आते हैं। 12 बजे रात में जब एक विद्यार्थी मैथ और रीजनिंग का सवाल सॉल्व करते करते थक जाता है तो उस नौकरी से कहता है, यही बात है कि तुम खुश नसीब हो ए जिंदगी, ए कंपटीशन वाले, ए जॉब, तुम खुश नसीब हो जो कि तुम्हें मैं चाहता हूँ, वरना मैं वो इंसान हूँ, मैं वो शख्स हूँ जो मेरे ख्वाबों में लोग तो इजाजत लेकर आते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे। पीसीएस पॉइंट पटना वाला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का सेशन आ चुके हैं आपके बीच लेकर हिस्ट्री की, जो एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा हो रही थी, क्लासें भी हो चुकी थी और आज का क्लास होगा एंशिएंट हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक कालखंड को, जो हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था। लेकिन आज का क्लास होगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने आद्य ऐतिहासिक काल की घटना को चर्चा कर चुके थे। किंतु जब आद्र काल की बातें आई थी, उसमें हमने बताने का प्रयास किया था, जानने का प्रयास किया था जो इम्पोर्टेंस पॉइंट थे कि आद्र ऐतिहासिक काल में साक्ष्य तो मिले थे किंतु पढ़े नहीं जा सकते थे। लेकिन इसके पहले ठीक प्रागैतिहासिक काल में नव पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में हमने पढ़ा था, जो कि साक्ष्य भी नहीं मिले, साक्ष्य मिले किंतु पढ़ा भी नहीं जा सकता, और लिखने की जो कलाएं थी, भावनात्मक थी, चित्रात्मक थी, इन तमाम चीजें की जानकारी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था। आज का सेशन जो सिंधु घाटी सभ्यता की हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता की ये कहीं ना कहीं नगरीय पद्धति थी, शहरी पद्धति थी, ये ग्रामीण थी। कहीं ना कहीं इसके मतभेदों को आज सुलझाने के प्रयास करेंगे, राइट। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के कितने पॉइंट्स बनेंगे और कितने पॉइंट्स मुझे पढ़ना है, इसकी पर चर्चा करते रहे। सर देखिएगा, हिस्ट्री जो एंशिएंट हिस्ट्री है सर, बहुत ही रसीली है। रसीली है कि इसके अंदर जब जाकर झांक कर देखेंगे तो हमें बीती हुई कहानी की एक चैप्टर याद आती है कि इस परिकल्पना के पीछे कैसी कैसी कहानियां व्यतीत हुई थी, कैसी कैसी घटनाएं घटी हुई थी। एक कहानी के तौर में, एक कहानी के सुर में इसको ढालने का प्रयास करेंगे तो हम बहुत ही सरल तरीके समझने के प्रयास भी करेंगे और सफल भी होंगे। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जब बात आती है तो कहाँ से आती है, ये इसका पहला खोजकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है, इन साथ ही साथ कालखंड किसके हैं, इसके कितने कालखंड के रूप में जानते हैं, नामकरण इसको किसने सर्वप्रथम दिया, साथ ही इसका उद्भव कब हुआ, इनकी विशेषताएं क्या थी, इनके विस्तार कितने थी, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इस कालखंड में साक्ष्य प्राप्त हुए तो कहाँ से हुए। इन तमाम चीजों के बावजूद एक पॉइंट और पढ़ते हैं और जानने के प्रयास करेंगे कि इस कालखंड में क्यों न हम इस कालखंड में क्यों ना हम इसको मैपिंग के माध्यम से याद करेंगे, जो कि सरल तरीका से याद हो जाएगा। इस भारत में और भारत के पास पास जो ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इराक है और महाराष्ट्र है, ये सब चीजें कहाँ साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसको जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन डेली के तरह आपके बीच में डेली की तरह 5 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन लाता हूँ करेंट अफेयर्स, उसकी पर चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है स्पेस, सब बोलते हैं, लिखिएगा, राइट डाउन करिएगा, लिखते जाओ, बोलेंगे लिखते जाओ, ठीक। सर देखिए, कहना है, पहला क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा हाल ही में बीसीसीआई द्वारा मेल और फीमेल पुरुषों के साथ
महिलाओं को समान वेतन देने की बातें कही हैं, ये बीसीसीआई द्वारा। बताइए कि हाल ही में बीसीसीआई द्वारा कहा गया है किसके लिए, कि महिला मेल के लिए सर, और फीमेल के लिए ये समान वेतन जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, जो कि समान वेतन देने की बात कहा गया है, राइट। तो फिर कहते हैं कि बीसीसीआई सुर्खियों में है, तो हाल ही में बीसीसीआई के जो बने हैं, क्या बोलते हैं, अध्यक्ष रोजर बिनी साहब, इस सुर्खियों में। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में रोजर बिनी साहब ने ये ऐलान किया है। इस तरह से कहीं बीसीसीआई द्वारा किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में एक तूफान आया है, शीतरंग आया था। शीतरंग हाल ही में चर्चा में था, और शीतरंग को नामकरण किसने दिया, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। शीतरंग क्या है सर? शीतरंग, शीतरंग किस देश द्वारा नामकरण दिया गया, तो जो बंगाल की खाड़ी से आती है, इधर है सर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की जो खाड़ी है इधर है, और बंगाल की खाड़ी में ये इधर जो कंट्री बनते हैं, इधर जो कंट्री बनते हैं, ये आसियान देश के नाम से एक जो ग्रुप है, संगठन है, इनके नाम से जाना जाता है। और आसियान देश में ये 10 कंट्री आते हैं, और 10 कंट्री में एक नाम जानते हैं आप, थाईलैंड की। क्या सर? थाईलैंड की, हाँ हाँ, वही थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, वही थाईलैंड जो आसियान देशों में शामिल है, जहाँ पे कि सफेद हाथी पाई जाती है सर, सफेद हाथी पाया जाता है, वही थाईलैंड, वही बैंकॉक, जो कि पर्यटन स्थल के लिए जाना जाता है आसियान देशों में ये, राइट। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक मुश्त संपत्ति एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना किसके द्वारा चलाया गया है सर? एक एक मुश्त कर माफी योजना किसके द्वारा चलाया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा, किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया गया है, जो कि सुर्खियों बना हुआ है। सर याद करने का बहुत अच्छी तरीका होगा, जहाँ मैं मैपिंग के अकॉर्डिंग में बताने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं पे एक आता है केंद्र शासित प्रदेश, जिसके नाम है, आप सब जानते होंगे, ये है दिल्ली। और दिल्ली है, और दिल्ली पे यही है क्या, आम आदमी पार्टी। दिल्ली में केंद्र में बैठी हुई है, तो दिल्ली सरकार द्वारा, सर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये एक मुश्त कर माफी योजना चलाया गया है, राइट। चलिए ठीक है, एक और का अच्छा और क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है सर, कह रहा है कि एफएटीए में जो शामिल देश थे, ग्रे लिस्ट की सूची में तो बाहर कर दिया गया, 4 साल के बाद बाहर कर दिया गया पाकिस्तान को, लेकिन उच्च जोखिम सूचकांक में, उच्च जोखिम सूची में ये कौन सा ऐसा देश है जो शामिल हो गया है, ठीक। तो आप जानते होंगे, जब मैं FATA की बात करूंगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF की बात करूंगा, तो आप जानते हैं कि टी की बात आ रही होगी, तो टी राजा होंगे, इसके कौन है, निदेशक हैं। तो इस सूची में जोखिम सूचकांक सूची में आ गया है, वो देश है म्यांमार। और म्यांमार कहाँ है, यहाँ पे है म्यांमार, यहाँ पे म्यांमार है, जो कि ये सीमा बनाता है इधर इस राज्य का, ठीक। अब म्यांमार की राजधानी आप लोग जानते हो कि नापीते, नापीते ये म्यांमार की राजधानी है, जो कि वहाँ की सेना द्वारा तख्ता पलट किया जा गया, और वहाँ की जो शासिका रही, वो उनको जेल की सजा सुनाई गई है भ्रष्टाचार के आरोप में। चलिए ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन सुर्खियों बना रहा है सर, कि दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति की हाल ही में निधन हो गया, दुनिया के सबसे गंदे व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के थे, तो वो है सर ईरान, जिसकी राजधानी ईरान है ना, बगदाद राजधानी है, ईरान की बगदाद राजधानी है, ईरान के नहीं, सॉरी, ईरान का तेहरान राजधानी है, ईरान की तेहरान राजधानी है,
चलिए ठीक है, ये रहा मेरा करेंट। और करेंट के बाद हम आइए, हम ऑपरेशन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, राइट। अब पॉइंट बनते जा रहा है और टू द पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है। ऐसे देखिए, चलो ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर बात करेंगे तो इसका एज माना जाता है सर 2500 बीसी से 1700 बीसी के कालखंड में माना जाता है। लेकिन इन कई साइंटिफिक रूप से कई वैज्ञानिकों के बीच में ये मतभेद का कारण था, और मतभेद का कारण क्या था उसकी हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है सर। जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा था तो मैं जानता हूं कि ये आद्र ऐतिहासिक कालखंड का है, किंतु इसमें हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या था, साक्ष्य मिला है किंतु ये पढ़ा नहीं जा सकता। तो इस साक्ष्य के आधार पर इसमें सी कार्बन की अकॉर्डिंग ये जांच किया जाता है और उससे पता लगाया जाता है कि इस साक्ष्य का जो कालखंड है, समय कालखंड था, कितना साल पुराना था। इसमें हम लोग जो C14 है, सी कार्बन है, C14 कार्बन, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करते हैं। चलो ठीक है, इसमें मुझे पढ़ना क्या है, टू द पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इसमें खोजकर्ता पढ़ना है सबसे पहले, इसके बाद कालखंड, नामकरण, उद्भव, विशेषताएं, विस्तार और अन्य इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ मैपिंग के अकॉर्डिंग हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस जगह से क्या चीज प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि इसके खोजकर्ता क्या कौन थे। ठीक, एक चार्ल्स मैसन आते हैं, चार्ल्स मैसन साहब आते हैं, जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने सर्च किया, देखा और खोजा भी, और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। और 1826 में जेम्स चार्ल्स मैसन साहब ने खोज किया और उसमें कुछ तत्वों के साक्ष्य के आधार पे बताने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं पिछले कालखंडों में ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं, किंतु इनके जो साक्ष्य के जो मिले इन्हें ज्यादा मान्यता नहीं दिया गया। लेकिन बात यही नहीं रुकती है, आगे चलती है। बर्टन और बंधु ये दो भाई रहते थे और इन्होंने 1856 में खोज किया। उसी कालखंड में जेम्स विलियम साहब आते हैं और इन्होंने भी कुछ साक्ष्य प्राप्त किए, किंतु ये साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं हुए और ये साबित भी करके उतना नहीं दिखा पाए जितनी की मान्यता होनी चाहिए। लेकिन इम्पोर्टेंस कब आती है, कहाँ से आती है, देखिएगा। बात आज जब आती है खोजकर्ता के बीच तो आती है अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम की, जो एग्जाम्स में हमेशा पूछता रहता है। वही अलेक्जेंडर कनिंघम साहब जिन्होंने 1853 से 56 के बीच ये क्या थे, इन्होंने खोज किया। जब 1853 की मैं बात कर रहा हूँ तो सीधे से याद करिए कि 16 अप्रैल क्या 16 अप्रैल 1853 में देश की सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। है? कब चला गया था, 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला गया था। कहाँ से कहाँ तक, तो याद करिएगा, यहाँ थाने से, मुंबई से थाने के बीच, यहाँ महाराष्ट्र में चला गया था, मुंबई से लेके थाने के बीच, राइट। और ये जो है कि 34 किलोमीटर की दूरी चलाई गई थी। छोटी गेज में जो छोटी लाइन थी उसकी भी चलाई गई थी। क्वेश्चन पूछेगा, देखिएगा, इसमें अंदर जाएंगे हम, कि जो ये रेल चलाई गई थी उस रेल के इंजन का क्या नाम था, उस रेल के इंजन का क्या नाम था। कंटेंट गहरा है, देखिएगा। उस लिखते राइट डाउन करते जाइएगा। लिखा गया था कि उस इंजन का क्या नाम था, तो उस इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी, राइट सर। उस इंजन का नाम ब्लैक ब्यूटी। फिर क्वेश्चन पूछता है अगर कि प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो ये ब्लैक ब्यूटी इंजन जो है उस कालखंड की पहली जरूरत वर्तमान में कहाँ पे है, तो वर्तमान में दिल्ली के म्यूजियम संग्रहालय में स्थित है, राइट। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई 1853 और 56 के बीच। तो वही 1856, जब 1856 आएगा तो फिर एक साल और आगे बढ़ाइएगा और 1857 की क्रांति याद भी करेगा। जब मैं आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ाऊंगा तो 1757 से लेकर 1856 57 के बीच परिचर्चा करेंगे।
वो राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में जाना जाता है, कैसे उसको परिकल्पना किया जाएगा और कैसे इम्पोर्टेंस बनते हैं उसमें भी हम चर्चा करेंगे। ठीक सर, आगे देखते हैं, यहाँ देखते हैं। बात यही नहीं रुकती है, बात यहाँ आगे चल के बढ़ती है कि जान सर इसको लगाना हमारा उचित नहीं लगता, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये क्या थे सर, क्योंकि ये थे पूरा तात्विक पुरातात्विक के हेड हुआ करते थे, संरक्षण के हेड हुआ करते थे। और इन्हीं के निर्देशन में, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ सर कि दयाराम साहनी द्वारा और राखल राज बनर्जी द्वारा ये हड़प्पा की खोज होती है, जो कि 1921 में होती है सर, 1921 में। और राखल दास बनर्जी द्वारा एक साल के बाद ही 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज होती है। राइट, चलिए ये रहे हमारे खोजकर्ता। आगे देखेंगे 2 नंबर, इसके कालखंड क्या हुआ। कालखंड के लेकर सब बहुत मतभेद हुआ करता था। कोई जो ब्रिटिश है, मान लीजिए कोई ब्रिटिश है और अपनी कहानी, अपने बुक लिखने का प्रयास करेगा, तो अपने कालखंड की बातें लिखेगा, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग लिखेगा जो भारत में रह रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब भारतीय होंगे तो भारतीय तो अच्छे तरह से सुशोभित ढंग से अपने ही तरफ से लिखेंगे। तो जब ये जॉन मार्शल हुआ करते थे, तो ये बताते हैं कि इसके कालखंड होता है 3250 से 1750 के बीच। 3250 से लेके 1750 ईसा पूर्व की इसकी कालखंड माना जाता था, ये मानते थे। किंतु ये ज्यादा साबित नहीं हो पाया और ज्यादा कारीगर नहीं हुआ। इसके अंदर एक भूचाल आ गया। क्या आ गया कि सी कार्बन के द्वारा, डीपी अग्रवाल द्वारा ये साबित किया गया कि नहीं, इसका जो कालखंड था ये गलत था। इसको मान्यता भी मिलने लगा सर, क्या मिलने लगा कि इसका कालखंड होगा सर 2300 से लेके 1700 बीसी का, ये ज्यादा मान हुआ। बस इतनी चर्चा हो गई, ठीक है। इसका कालखंड हुआ, चलिए ठीक है। इसके बाद तीसरा नामकरण की बात आएगी। तो जब ये सिंधु प्रांत हुआ करता था, ये सिंधु नदी हुआ करती थी, राइट। तो इस क्षेत्र में बहुलता ज्यादा थी, लोगों की बहुलता ज्यादा थी। तो कोई कहता है कि सिंधु सभ्यता होगी, कोई कहते हैं कि सिंधु सभ्यता होगी। कुछ न कहीं किताबों में लिखा था कि सिंधु के साथ साथ इधर सरस्वती का विवास हुआ करता था, सरस्वती नदी भी हुआ करती थी, और इसके बीच क्या होता है कि यहाँ जनता निवास करती थी। तो कोई कहते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता हुआ करती थी, और ये कैसी थी, नगरीय थी, शहरी थी, ग्रामीण थी, इसकी चर्चा बाद में किया जाएगा। ये स्पष्ट बताते हैं कि सिंधु सभ्यता थी, कोई कहते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, राइट। तीसरी बात आती है, जब लोगों का निवास के बाद ये नामकरण आगे बढ़ा, तो जब इधर ये देखिएगा, ये तो मेरा हो गया इंडिया हो गया। इसके बाद ये जो खंड आता है ये पाकिस्तान का कालखंड है। इसके बाद ये आता है सर तो अफगानिस्तान है। इसके बाद जो आता है ये ईरान है, और इसके बाद जो आता है इराक है, और इसके कालखंड की बात किया जाएगा। और यहाँ पे मिस्र हुआ करती थी, जिसको इजिप्ट कहते हैं। और मिस्र की मेसोपोटामिया सभ्यता की बात की जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन भारत से हुआ करता था, राइट। चलिए ठीक है। तो मिस्र की सभ्यता से, ये पाकिस्तान और इराक की सभ्यता से, और ये जो अफगानिस्तान का क्षेत्र हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं जो हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की, ये कहीं ना कहीं रिलेट करता था। तो कुछ लोगों की मान्यता थी, कुछ साइंटिफिक रूप से, कि ये हड़प्पा सभ्यता होती है। कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये सिंधु और सरस्वती सभ्यता हुआ करती थी। और कुछ हमारे साइंटिफिक रूप से मान्यता दिया डीपी अग्रवाल द्वारा, कुछ ऐसे भारतीय साइंटिफिक हुए, इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता हुआ, राइट। ये रहा सिंधु घाटी का नामकरण। इसके बाद हम जानने का प्रयास करेंगे इसके उद्भव के बाद। ये उद्भव के बाद सुमेर कहा जाता था कि ये सुमेरियन सभ्यता हुआ करती थी, इसकी सुमेरियन सभ्यता। और इसके द्वारा ये बताया गया कि मार्शल व्हीलर और चाइल्ड डीपी के द्वारा कहा गया
कि ये सुमेरियन क्या थी, सभ्यता थी। लेकिन इसमें भी मतभेद था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुआ करते थे, और ब्रिटिश और भारतीय में मतभेद उत्पन्न होगा। तो ब्रिटिश और भारतीय में मतभेद जब हुआ, तो कहीं ना कहीं भारतीय लोग सच्चाई के सत्यार्थता के रूप में देखने का प्रयास किया, तो ये जाना कि नहीं, ये स्थानीय मत के अनुसार ये द्रविड़ थी, क्योंकि द्रविड़ जो यहाँ निवास करते थे, तो ये द्रविड़ के द्वारा, ये राखल दास बनर्जी द्वारा ये दिखाया गया। जब यहाँ आर्य आए थे, तो आर्यों के द्वारा ये जानने का प्रयास किया गया। तो आर्य में टी एन रामचंद्रन ने ये बताया कि ये क्या थे, सभ्यता, आर्य सभ्यता थी। इसके बाद लक्ष्मण स्वरूप पुसालकर कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं द्रविड़, आर्य और साथ ही साथ ये द्रविड़ आर्य जो था, ये सभ्यता इसमें पाई जाती थी। चलिए ठीक है। अब अब मेरा अगला पॉइंट बचता है कि हम मैपिंग के अकॉर्डिंग कहें, हम प्रयास करें कि कौन से शहर का किस राज्य में, किस देश में मिलता है और किसकी खोज होती है। ठीक, चलिए ठीक है। ये रहा मेरा प्यारा भारत, राइट सर। देखिएगा, एक क्षेत्र यहाँ मिलता है, और एक क्षेत्र यहाँ यूपी की तरफ मिलता है, और एक क्षेत्र ये महाराष्ट्र की तरफ मिलता है, और एक क्षेत्र मिलता है पाकिस्तान की तरफ। ठीक, चलिए, ये जो क्षेत्र हुआ है, ये क्षेत्र, इसको हम मिलाने का प्रयास करेंगे सर। त्रिकोणीय बनना है सर। जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये JNK में मिलता है, जम्मू कश्मीर के मांडा में मिलता है। और ये जब पूछेगा कि जो मांडा में जम्मू कश्मीर मिलता है, किस नदी के तट पर मिलता है, तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा नदी है इसमें, तो चिनाब नदी है सर। कौन सी नदी के तट पर मिलता है, चिनाब नदी, राइट। चलिए ठीक है, राइट डाउन करते रहिए। चलिए ठीक है। जम्मू कश्मीर में मांडा जगह जो मिलता है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के कारण। यहाँ जो है, ये यूपी के मेरठ में जो पाता है, मेरठ में ये क्या मिलता है, आलमगीरपुर। ये कौन जगह है, तो आलमगीरपुर है सर, आलमगीरपुर, यहाँ से साक्ष्य मिलता है। चलिए ठीक है। एक क्षेत्र और देखने को मिलता है आलमगीरपुर से के बाद, ये आता है अहमदनगर। अहमदनगर जो महाराष्ट्र में हुआ करता था, यहाँ पे अहमदनगर, राइट। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि अहमदनगर जो मिलता है, ये कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। और उसके बाद एक जगह ये मिलता है, और ये क्या है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में कहाँ है, तो बलूचिस्तान में है। कहाँ है, पाक में है और बलूचिस्तान में है। और उस जगह का क्या नाम है, तो सुतकोटदा। क्या है, सुतकोटदा, राइट। तो ये मिलता है पहला। अहमदनगर में क्या होता है सर, ये अहमद नाम नहीं, दाइमाबाद इसका नाम था, दाइमाबाद। क्या कर रहा है, दाइमाबाद, ठीक। ये जम्मू कश्मीर मांडा। अब क्वेश्चन आता है नदियों की बात, क्वेश्चन आता है नदियों की बात, कि किस शहर से ये जो ये बसे थे, ये जगह मिले थे, तो इस ये नदी किस नदी के तट पर हुआ करता है। चलिए, इसको नदी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैप में गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मांदा हो गया। अब चलिए नदी की बात किया जाएगा, तो ये जो यूपी है, यूपी जगह भी ये हिंडन नदी के पास में है। हिंडन नदी के तट पर बसता है आलमगीरपुर मेरठ, ठीक। ये है चिनाब, और ये आता है आपका सुतकोटदा। और सुतकोटदा का है जो कि दास्क नदी के तट पर ही बसा है सुतकोटदा, जो बलूचिस्तान में है।
और अगला ये बचता है आपका, का है, मिटाने का प्रयास करते हैं। ये है दाइमाबाद, क्या सर, दाइमाबाद, और ये दाइमाबाद, और दाइमा जो बात है गोदावरी नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं छोटी मोटी, तो मूल रूप से मान लीजिए कि गोदावरी नदी, तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदियों के पास में ये मिलता है दाइमाबाद, महाराष्ट्र के, और वो क्या है, अहमदनगर जिले में है। चलिए, ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद जानने का प्रयास करेंगे किस जगह से क्या मिलता है, जैसे हाथी के दांत, घोड़े के दांत, काली बंगा, काली चूड़ी कहाँ से मिलता है, उसके साथ साथ लोथल से क्या चीज प्राप्त होती है, मोहनजोदाड़ो से क्या चीज प्राप्त होती है। तो मैं सबसे पहले ये तो पॉइंट बता दिया, अब मैं आगे बताने का प्रयास करूंगा कि पहले जगह लेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस है मोहनजोदाड़ो, जो इम्पोर्टेंट शहर है, 6 शहर है, मोहनजोदाड़ो हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, साथ ही साथ बलूचिस्तान हुआ, लोथल हुआ, कालीबंगन हुआ। तो मैं हरियाणा हुआ, तो मैं जगह का स्पेशली लूंगा और उसके वहां से पॉइंट बनता है, जितने भी पॉइंट बनेंगे उसका सफाया खत्म, ऑपरेशन चला के खत्म। फिर अगला आता है पॉइंट मोहनजोदड़ो, उसकी काम खत्म। पहले पाकिस्तान देख लिया जाएगा, भारत देख लिया जाएगा, और जो पॉइंट बन रहे हैं इसके काम खत्म। ठीक, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आज का क्लास तो हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कल की जो क्लासें होंगी सिंधु घाटी सभ्यता से, तो इस सिंधु सिविलाइजेशन की बात किया जाएगा। तो इसकी चर्चा होगी हर क्षेत्रवाज, इस क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा था उसके साथ ही चर्चा होगी। थैंक यू। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, और कमेंट करके बताइए भी, और सब्सक्राइब करिए, और बताइए कि मेरा कंटेंट कैसा लगा। और इसके बाद जो अगली जो वीडियो आ रही है आप लोग देखिए, और इसमें भरपूर जो एग्जाम्स के भी टू द पॉइंट्स, जो कितने क्वेश्चन बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं प्रयास करता हूँ। तो चलिए आज के वीडियो यहीं पे, थैंक यू।